हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर करीब 3 बजे खरसिया से मालखरौदा के ग्राम भाटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना होंगे और वो शाम करीब 5 बजे मड़ई मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 3 बजे खरसिया से मालखरौदा के ग्राम भाटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 5 बजे मड़ई मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों महामंत्री रवि घोष और चंद्रशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे। मरकाम ने मुख्यमंत्री को आगामी 10 नवंबर को दुर्ग के राजीव वार्ड में आयोजित पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जानकारी दी। तो वहीं 14 से 28 नवंबर तक जन जागरण अभियान को लेकर भी बात की। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला और ब्लॉक स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस पीसीसी प्रभारी PL पुनिया ने कहा था कि कार्यकारिणी की कुछ बैठकें राजधानी के बाहर भी होनी चाहिए। इससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और एक संदेश भी जाएगा। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दुर्ग में रखी गई है। चलिए और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई है। JP नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपति के साथ खाने की टेबल पर चर्चा हुई है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई है। JP नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपति के साथ खाने की टेबल पर भी चर्चा हुई। चलिए खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार के कामकाज को लेकर बैठक करेंगे। सीएम PM के जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर, कमिश्नर, IG और SP सभी अफसर जुड़ेंगे और उनसे 1-to-1 सीएम चर्चा करेंगे। 20 सितंबर को दिए टारगेट पर भी फोकस होगा। आत्मनिर्भर MP के खाके पर हुए काम की भी सीएम समीक्षा करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार के कामकाज को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। सीएम MP के विकास की जमीनी हालात की समीक्षा इस बैठक के दौरान करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। कलेक्टर, कमिश्नर, IG और SP सभी अफसरों से 1-to-1 चर्चा सीएम करेंगे। 20 सितंबर को दिए गए टारगेट पर भी फोकस होगा और इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के खाके पर हुए काम को लेकर भी सीएम आज अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे। चलिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी आज सीएम के साथ जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे 1-to-1
चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर जानकारी लेंगे। 20 सितंबर को दिए गए लक्ष्य पर भी फोकस होगा। तो सीएम शिवराज सिंह आज समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े। नीलम, सीएम आज समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम आला अधिकारी आज जुड़ेंगे सीएम के साथ, सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी अधिकारियों के साथ जो है खासतौर पर कलेक्टर्स और आईजी डीआईजी के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। हम देखिए तो कई तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। वैक्सीनेशन से लेकर कानून व्यवस्था और जो पीएम मोदी का आने वाला दौरा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में जो पीएम मोदी का दौरा है सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। इसके अलावा हम देखें तो वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार ने कि 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश की 5.5 टारगेटेड जो आबादी है 5.5 करोड़ की उसका वैक्सीनेशन किया जाए। तो आने वाले दिनों में जो 4 दिन का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाना है उस पर चर्चा की जाएगी। कानून व्यवस्था की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है उसके तमाम पहलुओं पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर जिन पर चर्चा की जाएगी और काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। इसके अलावा हम अन्य खबरों पर नजर डाला तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी 2 दिवसीय दौरा जो है प्रस्तावित है। हालांकि कार्यक्रम क्या होंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, पर वो 2 दिन के लिए ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। सुबह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके बाद वो ग्वालियर के लिए रुख करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि छठ का महापर्व है जिसके आज से शुरुआत हो जाएगी नहाए खाए के साथ। और राजधानी भोपाल में हम अगर इसकी व्यवस्थाओं की बात करें तो भोजपुरी समाज का एक बड़ा तबका राजधानी भोपाल में निवास करता है और जिसके लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की गई है। शहर में करीब 50 घाट बनाए हैं ताकि संक्रमण के मद्देनजर भी जो है स्थान बना रहे, एक स्थान पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, इसलिए करीब 50 घाट बनाए हैं जहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। जी चलिए, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन से की है। इसके साथ ही तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया नीलम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। वो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी दफ्तर में कल देर शाम पार्टी नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा ने यह बैठक ली जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रणनीति बनी। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन समारोह और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के कार्यक्रम को देखते हुए 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह प्रभावी रहेगी। पीएम मोदी सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने जाने वालों के लिए परेशानी होगी। 9 से 12 नवंबर तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की ओर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग बंद रहेगी, केवल ड्रॉप एंड गो की सुविधा रहेगी। 13 से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की ओर से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को एंट्री की मनाही रहेगी। ड्रॉप एंड गो की सुविधा भी नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह करती है तो किसी भी राज्य को वैट कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट घटाने के लिए हम पड़ोसी राज्यों के दामों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से कम दर पर हमारे लोगों को पेट्रोल डीजल मिले। वहीं धान का दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे जैसे केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाएगी वैसे वैसे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान उत्पादक किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देती रहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केवल एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दी जाए। तो वहीं गोबर खरीदी पर सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में रासायनिक खाद की कमी होगी। इस स्थिति में हम जैविक खाद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में, सीमावर्ती राज्य में
जो रेट होंगे उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद एक दिन तय कर लेंगे। लेकिन हमारे जो उपभोक्ता है, चाहे पेट्रोल के हों चाहे डीजल के हों, उसको अन्य राज्य से ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम और बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत दूसरे नेता वर्चुअली बैठक से जुड़े। छत्तीसगढ़ से भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेता वर्चुअली बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोविड काल में बेहतर कार्य के लिए सराहना की। साथ ही पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए सेवा ही पूजा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों से बीजेपी के बड़े नेता और संगठन प्रमुख बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी ने तय किया कि पंजाब में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक से निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। सकारात्मक सोच के साथ, आत्मविश्वास से भर के 5 राज्य जहाँ चुनाव होने, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई। लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है, जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन भाषण में खास करके छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार है, करप्शन के मामले हैं, उसको लेकर के चिंता व्यक्त किए। यहाँ के नक्सलवाद और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सांप्रदायिक सद्भाव को जो बिगाड़ने का काम किया गया है, इसको लेकर के विशेष चिंता व्यक्त किए हैं। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसको लेकर के कार्य योजना के ऊपर भी चर्चा की गई। इस बीच सुकमा से बड़ी खबर, जहां सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी है। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। 4 जवानों के घायल होने की खबर है। एक जवान की हालत गंभीर है। घायलों को तेलंगाना के भद्राचलम में इलाज के लिए भेजा गया है। मराईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला है। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के सभी जवान हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे सुकमा से, जहां सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भेजा गया है। मराईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला है। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के ये सभी जवान हैं। तो सुकमा से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चलाई है। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भेजा गया है। मराईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला है। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के ये सभी जवान हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जवान ने साथी जवानों पर गोली चलाई है। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के ये सभी जवान हैं। सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चला दी। 3 जवानों की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। एक जवान की हालत गंभीर है। चलिए, और हमारे संवाददाता राजा राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एक जवान ने ही अपने साथियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये मामला देर रात का है। मराईगुड़ा
जो थाना क्षेत्र है उसके लिंगनपल्ली थाना क्षेत्र, जो मरेगुड़ा थाना क्षेत्र लिंगनपल्ली कैंप है सीआरपीएफ का, 50वीं बटालियन है। वहाँ देर रात फायरिंग कर दी गई अपने ही जवानों पर, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 स्पॉट डेथ हो चुकी थी, साथ ही एक को हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत की खबर मिली है। पूरी जो खबर है वो अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो खुफिया सूत्र है हमारे, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 4 जो जवान है वो घायल, जिनका इलाज जारी है हॉस्पिटल में। राजा, अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई? आपने संपर्क करने की कोशिश की, किसी तरह की कोई जानकारी दे पा रहे आधिकारिक रूप से? कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो भी स्वीकार रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्वीकारा है कि हाँ ऐसी घटना हुई है, जिसमें 3 जो सीआरपीएफ के जवान है उनकी मौत की खबर मिली है उन्हें भी, साथ ही 4 जो घायल है, 4 से 5 के घायल होने की बात बताई जा रही है, जिनका इलाज अभी जारी है। राजा, क्या कोई वजह भी फिलहाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से जो ये पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या कोई वजह भी निकलकर सामने आ पा रही है कि किस वजह से यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति बनी है? अभी स्पष्ट तौर पर कोई वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद हुआ था जवानों के बीच में, जिसके बाद सर्विस राइफल से ही जवान ने अपने साथियों को पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही जो 2 सीआरपीएफ जवान हैं उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो 4 से 5 घायल थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से एक और जवान की हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत, 3 जो जवान है उनकी मौत हो चुकी है। 4 से 5 जवान बताए जा रहे हैं घायल है। साथ ही ये आपको बता दूं कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, एक और जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। जी बिल्कुल राजा, यदि हम बात करें तो इस तरह की घटनाएं हमने पहले भी देखी है, जब जवान आपस में भिड़े हों, आपस में इस तरह की घटनाएं, गोली चलने की भी खबरें भी सामने आई, कई जवानों के इसमें कई जवान शहीद भी हुए हैं। आखिर किस तरह से देखिए इस तरह की घटनाओं को हम? देखिए, इससे पूर्व में भी कई बार बीजापुर में भी देखा गया है कि ऐसा मामला सामने आया था, और भी कई जगह में रुक रुक कर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्स है, सीआरपीएफ है, इस तरीके की घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, कई बार कदम उठाते रहे हैं, ऐसे जवानों पर भी कार्रवाई हुई है। लिहाजा आपस में जवान एक साथ रहते हैं और विवाद की स्थिति निर्मित होने पर इस तरीके की स्थिति बनती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है, ऐसी खबर मिल रही है। जी राजा, जिस कैंप की ये घटना बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आपको जो जानकारी मिल पा रही है, ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, तेलंगाना की सीमा से, कहां पर ये कैंप स्थापित है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये कैंप जहाँ स्थित है वहाँ तक पहुँच पाना ही तेलंगाना की मदद से वहाँ पहुँचा जा सकता है। सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। कोंटा जो अंतिम बसा हुआ इलाका है, वहाँ से तेलंगाना की ओर भद्राचलम जाने वाले रूट पर लक्ष्मीपुरम से होते हुए लिंगनपल्ली, मरेगुड़ा, लिंगनपल्ली जाया जाता है। तो जो वहां पहुंचने के लिए तेलंगाना का ही मदद लिया जाता है, और घायलों को भी तेलंगाना के भद्राचलम में इलाज में भर्ती कराया गया, हॉस्पिटल में इलाज के लिए। राजा, घायलों की स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक जो जवान है उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, बाकी जो 3 और जवान है वो सामान्य बताए जा रहे हैं, सामान्य रूप से घायल है, लेकिन जो एक जवान है उसकी स्थिति भी गंभीर है। हालांकि गोलियां चली और गोलियां लगी हैं, तो स्थिति के बारे में समझा जा सकता है, लेकिन जो अभी कुछ सूत्रों से बात हो पाया है, एक जवान है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। राजा, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है? ये अभी स्पष्ट रूप से कोई भी घटना की जानकारी नहीं आ पाई है कि ये किस समय की और क्या ऐसी चीजें हुई थी जो जिसके बाद गोलियां चल गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये देर रात की घटना है, और जिसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट करते करते 2 स्पॉट डेथ हो चुका था, हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए एक और जवान की मौत होने की जो बात बताई जा रही है। इस तरीके की पूरा घटनाक्रम है। बिल्कुल राजा, इस तरह की घटनाएं, कई सवाल यहाँ पर निश्चित रूप से खड़े होते हैं। अब ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन के सामने, पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे हालात बन रहे हैं, और यहाँ पर गोली चल जा रही है, जवान शहीद हो जा रहे हैं, जवानों की मौत हो जा रही है। आखिर कितनी बड़ी चुनौती के रूप में भी इसे देखें हम? देखिए, एक
कैंप में ही सैकड़ों की संख्या में जवान होते हैं और आपस में कई प्रकार के विचारधारा होते हैं, कई प्रकार के विचार के लोग होते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी एक समस्या तो है ही, और इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर जवानों से संपर्क किया जाता है। साथ ही कई और जो शासन के निर्देश होते हैं उसके तहत जवानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक इसका असर भी देखा गया है, लेकिन कुछ इलाकों में जो ये घटनाएं हैं ये बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें या बस्तर की बात करें तो ये ऐसा दूसरा मामला है जहां पर सीधे जवानों पर जवान ने फायरिंग किया, 3 जवानों की मौत हुई। इससे पहले बीजापुर में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं बस्तर में खास तौर पर ऐसी घटना अभी तक सबसे अधिक देखी गई है। चलिए राजा, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सुकमा जिले में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है। कोंटा के बटेर गांव से नक्सलियों ने पहले शुक्रवार को 4 ग्रामीणों का अपहरण किया। इसके बाद शनिवार को भी एक और ग्रामीण को नक्सली गांव से अपने साथ ले गए। 5 ग्रामीणों की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। वहीं सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने सभी ग्रामीणों को सुरक्षित रिहा करने की नक्सलियों से अपील की है। आशंका जताई जा रही कि हाल ही में बटेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे, जिसके चलते ग्रामीणों को अगवा किया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। 5 जन हमारे भाई लोगों को लेके गए। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा में हमारे आदमी को छोड़ दे। यही निवेदन करता हूँ। देखा जा रहा है ये हमारे नियरेस्ट कैंप से 20 किलोमीटर दूर अंदर का गांव है। वहाँ पे हमारा अभी कोई उस स्थान पे अभी सुरक्षा प्रयास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वहाँ कैंप खुलेगा तो ग्रामीण और आदिवासी लोग वहाँ पे सुरक्षित हो जाएंगे और नक्सली के इस तरह के अत्याचार से उनको मुक्ति मिलेगी। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हबर गोच। नमस्कार।